लॉन्ग क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। आप बताइए दोनों। हाँ, दृष्टि आई ड्रॉप करके आता है, थोड़ा ठीक होता है, मतलब नुकसान नहीं करता, सिंपल है, अच्छा है। चलिए, 2 क्वेश्चन आपको तैयार है, 2 क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है। क्वेश्चन कौन कौन से आपको दिखाते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो आपके सामने था ये वाला, जिसको तो हम आज कंप्लीट करा देंगे कि हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन क्या है और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इसको थोड़ा बहुत पढ़े थे, आज इसको फाइनली कंप्लीट कर देंगे। इसके पहले जो 2 क्वेश्चन कराए थे, क्या क्वेश्चन था आपका, देखते हैं। हाँ, ब्रीफली डिस्कस द एफआईपी बेसल स्टेटमेंट एंड एनक्यूएस। क्या ये क्वेश्चन किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। एफआईपी बेसल स्टेटमेंट सभी को क्लियर हो गया है। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन क्या था, क्या इसकी गाइडलाइन का क्या पर्पज था, ये आपका क्लियर हो चुका है। एनक्यूएस क्या था, इसके बारे में पता चल गया। अभी कुछ लोग कह रहे हैं नो सर। अरे भैया, कितने गर्व से आप कह रहे हैं नो सर, काहे के लिए नो सर, इसमें क्या दिक्कत हो गया, इसको क्यों नहीं याद कर पाए, ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा हम कहे थे आप अपने मन से फोकस करिएगा और चीजों को समझिएगा कि इसके लाने का पर्पज क्या था, गवर्नमेंट इसे लाई क्यों थी, ठीक है। तो ये तो हो जाना चाहिए सभी का, बेसिक क्वेश्चन था। अगर ये बताइए यही नहीं होगा तो हम आगे पढ़ाते चले जाएंगे तो कैसे सारा होगा, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। नोट्स देखिए, हम इसको कहे थे कि जो आपको पढ़ा रहे हैं पीडीएफ तो अपलोड कर ही रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा आप अपने मन से बना करके लिखिएगा। ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि हम इसको, हम कह दें कि याद करने की कैपेसिटी आपकी अच्छी है तो कोई बात नहीं, लेकिन टाइम कम है, अपने मन से सोच के समझ के लिखेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। एफआईपी बेस्ड स्टेटमेंट यही था कि जो आपके फार्मेसी प्रोफेशन है उसको बढ़ावा देना था, उसी को रिप्रेजेंट करना था ग्लोबल लेवल पे। और एनक्यूएस क्या था कि जो हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएससी पीएससी में अस्पतालों की जो सेवाएं हैं उसको हाईलाइट करना था सोसाइटी के बीच में, यही तो था। इसी दोनों के बारे में आपको अच्छे से लिखना था, समझना था। तो ये हमें लगता है कि हो जाएगा, दोनों को थोड़ा सा अच्छे से कोशिश करेंगे तो एनक्यूएस और एफआईपी 2 क्वेश्चन ये है, एक ही में दोनों क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, दोनों अलग अलग आएगा, एफआईपी का अलग आएगा, एनक्यूएस का अलग आएगा। तो ये सभी का तैयार हो जाना चाहिए। ऐसे ही पहला क्वेश्चन आपके सामने था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका कार्य क्या है। अब बताइए, हॉस्पिटल फार्मेसी ये भी अगर नहीं कंप्लीट हुआ है, आप लोग दुनिया भर इतने अभी तक का हॉस्पिटल ही जाते हैं, उसमें फार्मेसी का क्या रोल है, क्या इसका पर्पज है, उद्देश्य क्या है, क्या कार्य है, इसको भी हमें लगता है पढ़ के आप याद कर सकते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट किए, इसके लैंग्वेज को हटके थोड़ा दिमाग लगा के सोचे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो जाना चाहिए, सभी से कह रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेरा पढ़ाने का पर्पज ये नहीं है कि हम टॉप 20 कवर करा दें, मेरा पर्पज ये है कि हम जितना इनपुट दे रहे हैं उससे ज्यादा आप आउटपुट लीजिए, तभी आप एग्जाम में लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या था, तीसरा क्वेश्चन क्या था कि हॉस्पिटल के क्लासिफिकेशन और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी ये बताना था, ठीक है। तो हॉस्पिटल के क्लासिफिकेशन की बात करें तो हॉस्पिटल एक संस्था होता है, हैविंग नंबर ऑफ डॉक्टर एंड पैरामेडिकल स्टाफ, जहां पे बड़ी संख्या में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थ इक्विपमेंट्स होते हैं, प्रोफेशनल हेल्थ केयर सर्विसेज होते हैं पेशेंट के लिए, मतलब डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स और बहुत सारे मेडिकल स्टाफ होते हैं उस संस्था में, जिसको हॉस्पिटल कहते हैं, ठीक है। ये बताए थे आपको। हॉस्पिटल जो है लेटिन भाषा के हॉस्पस वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है हॉस्ट, गेस्ट, होटल, ठीक है, मेजबान, मेहमान, होटल, जो हॉस्पिटल का मतलब होता है। हॉस्पिटल दिन में 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन हेल्थ केयर सर्विस देता है, ठीक है। कहाँ देता है, इमरजेंसी में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इमरजेंसी होता है, वहां पे 24 घंटा 7 दिन अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल हम लोग पढ़ रहे थे, तो क्लासिफिकेशन आपको बताए थे उद्देश्य के आधार पे, ऑब्जेक्टिव के आधार पे, ऑनरशिप के आधार पे, ठीक है, कैपेसिटी के आधार पे कि बेड कैपेसिटी कितना है, बड़ा हॉस्पिटल ज्यादा बेड होगा, छोटा हॉस्पिटल कम बेड होगा, और बेड ऑन सिस्टम एंड मेडिसिन, मेडिसिन के कि एलोपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, इस हिसाब से इसको बांटा गया है, ठीक है। तो चारों तरीकों को बहुत अच्छे से देख लीजिए, एग्जाम में आता है उद्देश्य के आधार पर, इसका उद्देश्य क्या था। आइए चलिए जल्दी से फिर देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कम से कम इस सब्जेक्ट को इतना ज्यादा प्रेशराइज मत करिए जैसे कोलोजी को, थेरापेटिक्स को और बायोकेमिस्ट्री को करते हैं। इस सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा प्रेशर कम करके याद करिए कि हाँ यार ये तो हो जाएगा, मन में आना चाहिए कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा, इसको हम खाली सरसरी निगाह से देखेंगे, कुछ चीजें जो याद करने वाली हैं बस वही याद करेंगे,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर अगर आपको थोड़ा बहुत हेडिंग पता है, जैसे अस्पताल का क्लासिफिकेशन, ये चारों हेडिंग आपको पता है, तो अंदर आप थोड़ा बहुत पढ़ के लिख सकते हैं, बना करके लिखा जा सकता है, इतना टफ नहीं है। ठीक है, तो उद्देश्य के आधार पे आपको क्या लिखना है, जनरल हॉस्पिटल, सामान्य हॉस्पिटल जिसको कहते हैं, दीज हॉस्पिटल प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विस अंडर ऑन रूफ। मतलब ये जो जनरल हॉस्पिटल होता है, ये हॉस्पिटल एक ही छत के नीचे कई तरह के हेल्थ केयर सर्विस देता है। मतलब चाहे आपको गैस्ट्रो की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको हेप्टोलॉजी लीवर की प्रॉब्लम हो, चाहे किडनी डिजीज हो, ठीक है, चाहे कोई इन्फ्लामेशन हो, ये सारा एक ही हॉस्पिटल के अंदर हो जाएगा। जैसे CSVM कानपुर है, KGMU लखनऊ है, ठीक है, एम्स दिल्ली है, यहाँ सब एक ही हॉस्पिटल के अंदर सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। और भी बहुत सारा, लखनऊ का PGI है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं उद्देश्य के आधार पे। दूसरा आप दे सकते हैं स्पेशल हॉस्पिटल, जो किसी पार्टिकुलर स्पेशल डिजीज के लिए है। ये हॉस्पिटल प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विस टू पार्टिकुलर कंडीशन या डिजीज। जैसे किसी को कैंसर हो गया तो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जाए, उसका पूरा एक हॉस्पिटल है। मेटर्निटी, जो महिलाएं होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनके पूरा देखभाल के लिए, ठीक है, ये हॉस्पिटल्स होता है। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एंड हेप्टोलॉजी कटक। ये सारे अलग अलग हॉस्पिटल हैं जो पार्टिकुलर किसी कंडीशन के लिए हैं। सर एग्जाम्पल में हम हमारे यहाँ के हॉस्पिटल लिख सकते हैं। कृष्णा पाल जी, आप कहाँ पे रहते हैं, आपके यहाँ का हॉस्पिटल का क्या नाम है? अगर है सच में आपका एक सामान हॉस्पिटल है तो लिख सकते हैं, नो डाउट, लेकिन थोड़ा उसके बारे में लोगों को पता रहे। ठीक है, पता रहे कि उसके बारे में क्या हॉस्पिटल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी हॉस्पिटल्स है जो थोड़ा पॉपुलर रहे उसके बारे में लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उज्जैन में आप हैं, आगे बढ़ते हैं। सर देखिए, योगेंद्र मैसेज कर रहा है, बिना मतलब का डिस्टर्ब हमेशा करता है, उसको समझा दीजिए। योगेंद्र कौन है यहाँ पे? योगेंद्र, आपकी शिकायत कल भी मिल रही थी, तो आपसे यही कहेंगे हम कि ये दोबारा जो फालतू मैसेज या फिर किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उसको मत करिए। ठीक है, कल भी आपकी शिकायत मिल रही थी, ऐसे ही कोई आपकी शिकायत नहीं करेगा। ठीक है, कल हम आपको इग्नोर इसलिए कर दिए थे कि चलिए कोई बात नहीं, एक मौका देते हैं, बार बार आप वही गलतियां कर रहे हैं, तो इस चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करिए, सही नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ाई करिए, चीजों को फोकस करिए, एग्जाम करीब आ रहा, अच्छे नंबर लेके आइए, टॉप करिए, बाकी जहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके साथ अच्छा बॉन्ड बना के रखिए। यही तो आप पढ़ते हैं, यही तो चीजें जानते हैं। अब उसी में आप, जो लोग आपके मतलब कह रहे हैं कि इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इस तरह के थोड़ा अवॉइड करिए, थोड़ा फोकस करिए पढ़ाई पे। बाकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें पड़ी हैं करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक होता है स्पेशल हॉस्पिटल, जहां पे किसी पार्टिकुलर डिजीज का इलाज किया जाता है, ये। ठीक है, तीसरा आपको बताया था टीचिंग कम हॉस्पिटल, जहां पढ़ाई भी होता है और वहां हॉस्पिटल भी, जहां पढ़ाई भी होता है और वहां पे जांच मतलब जो भी ट्रीटमेंट होता है वो भी होता है। जैसे जैसे BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, यहाँ पे लोग बी फार्मा भी करते हैं, MBBS भी करते हैं और बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, और साथ में इलाज भी चलता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेड ऑन ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पे, ऑनरशिप के आधार पे हम देखिए, एक बताए थे आपको, पहला क्या बताया आपको कि बेड ऑन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के आधार पे क्या क्या है। तो एक जनरल हॉस्पिटल याद हो गया आपको, एक किसी स्पेशल हॉस्पिटल किसी डिजीज के लिए, और तीसरा आपका बताए थे टीचिंग कम हॉस्पिटल, जहां पढ़ाई और ट्रीटमेंट दोनों चलता है। तीनों को मन में बैठा लीजिए, ऑब्जेक्टिव के आधार पे। दूसरा है ऑनरशिप के आधार पे। ठीक है, ऑनरशिप का मतलब किसी न किसी अंडर में, किसी के अंडर में है। जैसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के अंदर में, केंद्र सरकार के अंदर में जो हॉस्पिटल है उसे बोलेंगे ऑनरशिप हॉस्पिटल, कि कुछ केंद्र सरकार के है, कुछ राज्य सरकार के है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये हॉस्पिटल जो अंडर होगा, कंट्रोल ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के। जैसे उनको जो फंड भी प्रोवाइड किया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। एम्स दिल्ली हो गया, रेलवे हॉस्पिटल्स हो गया, ESIC हॉस्पिटल्स हो गया, आर्मी हॉस्पिटल्स हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU हो गया। तो ये सब जो हॉस्पिटल्स होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसको फंड भी सेंट्रल देती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्लियर है। दूसरा आपका है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ऑनरशिप के आधार पर पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा है स्टेट, मतलब जो राज्य के अस्पताल है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया। ठीक है, देखते हैं, ये फंड एंड रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड बाय द पार्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोवाइड करती है। KGMU लखनऊ है, CSVM कॉलेज आगरा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CSC PSC,
ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, पब्लिक हेल्थ सेंटर होता है। तो ये सब चीजें स्टेट गवर्नमेंट देखता है, इसको फंड यही प्रोवाइड करता है, ये पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वगैरह में या रूरल एरिया में होता है CSCPS से। ठीक है, तो अलग अलग ऑनरशिप के आधार पे हॉस्पिटल को डिवाइड किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और एक है प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल जनरली सोसाइटी और ट्रस्ट पे चलता है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो होता है कंट्रोल प्राइवेट इंडिविजुअल सोसाइटी या ट्रस्ट। दिस हॉस्पिटल आर आल्सो रन बाय रिलीजियस ग्रुप। देखिए, रिलीजियस ग्रुप के आधार पर, धार्मिक समूह के आधार पर इसे चलाया जाता है। जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर DY पटेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ये सब मेदांता हॉस्पिटल, ये सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इसमें फैसिलिटी अच्छी होती हैं, लेकिन हाँ ये सोसाइटी और ट्रस्ट पे चलता है। सर संतोष जी कह रहे सर यूपी SSSC फार्मासिस्ट वैकेंसी 564 पोस्ट के लिए कोई कोर्स चल रहा है क्या? सर संतोष जी उसका एग्जाम तो करीब आ गया है, उसके लिए फिलहाल तो अभी कोर्स नहीं चल रहे हैं, लेकिन आगे जो और अपकमिंग एग्जाम होंगे उसके लिए चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पे जितने एग्जाम्पल आपको अभी तक पता है, जितने भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल के जितने भी एग्जाम्पल पता है, अच्छे से लिख कर आइएगा, चाहे 5 पता हो चाहे 10 पता हो। ठीक है, आराम से लिख के आइएगा। तो ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी कल की क्लास थी, अब आगे बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन हमारा था तीसरा वाला ही। ठीक है, कि क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यही क्वेश्चन कल पढ़ा रहे थे, उतना पढ़ा दिए थे, थोड़ा और बाकी था। तो दो आपको बताए, एक ऑनरशिप के आधार पे, एक इसके उद्देश्य के आधार पे। तीसरा आपका क्या होगा, बेड ऑन बेड कैपेसिटी। बेड कैपेसिटी के आधार पे, बेड क्षमता के आधार पे भी इसको बांटा गया है। बेड क्षमता के आधार पे भी बांटा गया है। छोटा हॉस्पिटल कम बेड होगा, बड़ा हॉस्पिटल ज्यादा बेड होगा। ठीक है, डी फार्मा करके जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें, रितेश जी ये अलग टॉपिक है, इसको हम बताएंगे कैसे अप्लाई करना है। लेकिन हाँ, आपको जो पहले करना है, आपको मतलब कि डी फार्म सेकेंड ईयर क्लियर करना है, हॉस्पिटल की ट्रेनिंग कंप्लीट करना है और रजिस्ट्रेशन कराना है PCI में। ये 3 काम छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। डी फार्म सेकेंड ईयर का एग्जाम पास करना कोई बहुत मतलब कह सकते हैं कि हाँ आपको एफर्ट देना पड़ेगा तब पास होंगे। उसके बाद हॉस्पिटल ट्रेनिंग 90 दिन का होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा PCI में। अब तो एग्जिट एग्जाम होगा नहीं, तो रजिस्ट्रेशन बहुत आराम से हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा, 2 से 3 महीने उसमें लगेंगे। तो ये सारा काम करके तब आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनेंगे। उसके बाद कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, आप एज ए अप्लाई कर सकते हैं फार्मासिस्ट। ठीक है, या फिर आप किसी हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं, और या ऑनलाइन बहुत सारे जैसे 1mg है, फार्मा एजी है, अब तो देख रहे हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये भी सब वैकेंसी निकालती हैं। एज ए उनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। तो आप एज ए ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, बस आपको प्रिस्क्रिप्शन रीड करना है, जो भी ऑर्डर कर रहा है मेडिसिन को उनको डिलीवर कर देना है ऑनलाइन ही। तो इसके लिए भी देखते हैं, बहुत अच्छे चार्ज लेते हैं सब, शायद 20 या 25,000 पर मंथ मिलता है सैलरी। अभी काफी अच्छा एक देश का सिलेक्शन हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां से भी वैकेंसी आती रहती है, बस खोजना पड़ता है। लेकिन पहले आप एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाइए, एक्सपीरियंस ले लीजिए, वो बात की चीजें हैं, वो आगे देखा जाएगा। ठीक है, चलिए। तो बेड ऑन बेड कैपेसिटी, बड़ी क्षमता के आधार पर, तो लार्ज साइज हॉस्पिटल सबसे पहला लिखेंगे, बड़े साइज का जो हॉस्पिटल होता है, बड़े आकार का हॉस्पिटल। दीज हॉस्पिटल है मोर देन 300 बेड्स। ठीक है, इसमें 300 बेड से ज्यादा होते हैं एंड एबव। ठीक है, एम्स दिल्ली हो गया, KGMU लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मतलब BHU हो गया। तो इन अस्पतालों में 300 से ज्यादा बेड होते हैं, जैसे एम्स दिल्ली, KGMU लखनऊ, IMS BHU, इस तरह के। ठीक है, ये लार्ज साइज हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी के आधार पे भी इसको डिवाइड किया गया है। सर बुक कहां से मिलेगी, फ्लिपकार्ट या ऐप से ऑनलाइन करना पड़ेगा? आशीष जी बुक ऐप पे ही मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे फिलहाल अभी नहीं आया है, फ्लिपकार्ट पे अभी नहीं आया, अभी आपको ऐप पे ही मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो ये देखिए, बेड बेड कैपेसिटी के आधार पे सबसे पहले इसको लार्ज साइज हॉस्पिटल में बांटा गया। ठीक है, जहां पे 300 बेड से ज्यादा, 300 से ज्यादा बेड होते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, KGMU लखनऊ हो गया, IMS BHU हो गया। दूसरा बात करें मीडियम साइज हॉस्पिटल, लार्ज साइज में आपको समझ में आ गया 300 से ज्यादा। मीडियम साइज हॉस्पिटल की बात करें तो दीज हॉस्पिटल हैव 100 to 300 बेड्स, मतलब इन अस्पतालों में 100 से 300 बेड होते हैं, जैसे आर्मी हॉस्पिटल। ठीक है, ESIC हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ठीक है, ESIC हॉस्पिटल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आर्मी हॉस्पिटल, ESIC हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये 100 से 300 बेड के अंतर्गत होता है।
इन अस्पतालों में 100 से 300 बेड होते हैं, जैसे आर्मी हॉस्पिटल, ईएसआईसी हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आदि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इन चीजों को फोकस करिए, अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तीसरा है स्मॉल साइज हॉस्पिटल। स्मॉल साइज हॉस्पिटल, चलिए, ईएसआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एम्प्लॉयज स्टेट क्या है? ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ऐसा कुछ होता है। ईएसआईसी का फुल फॉर्म होता है, कहाँ है? ईएसआईसी, हाँ, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल, ऐसा कुछ है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कोऑपरेशन हॉस्पिटल्स, ऐसा कुछ होता है ईएसआईसी का फुल फॉर्म। क्लियर है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होता है, उसको ईएसआईसी हॉस्पिटल कहते हैं। ओके, चलिए, दूसरा स्मॉल साइज हॉस्पिटल की बात करें तो दीज हॉस्पिटल हैव बेड्स अप टू 100 मतलब 100 तक का होता है। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सीएससी, पीएससी, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया, प्राइवेट पब्लिक हेल्थ सेंटर हो गया। इन हॉस्पिटल में 100 तक बेड होते हैं, मतलब 100 तक होते हैं, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सीएससी और पीएससी। तो इसको देखिए, बेड के आधार पे भी हॉस्पिटल को डिवाइड किया गया है। जोगेंद्र जी के सर जी बात कर दिए। चलिए, अभी हम आपसे क्लास के बाद बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन पहले क्लास हो जाए। ठीक है, सीएससी क्या होता है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। आपके रूरल एरिया में दो तरह के हॉस्पिटल्स होते हैं। एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, जिसको सीएससी कहते हैं। एक पब्लिक हेल्थ सेंटर होता है, जिसको पीएससी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, फिर मेडिकल कॉलेज होता है, फिर एम्स होते हैं। तो ये अलग अलग डिवाइड हुए हैं रूरल एरिया के लिए, जहाँ पे बहुत छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं। 100 बेड से ज्यादा, मतलब 100 बेड से कम ही वहां पे बेड होते हैं। ओके, 100 से कम ही बेड होते हैं वहां पे। तो छोटी आकार का हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल में 100 तक बेड होते हैं, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सीएससी और पीएससी। तो ये तीन चीजें आपको बता गया, तो तीनों क्या क्लियर हो पाया? बेड ऑन बेड कैपेसिटी, पहला आपको क्या बताया? बेड ऑन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के आधार पे। वहां पे आपको बताया एक सामान्य हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, जहां पे एक ही हॉस्पिटल में सारा इलाज होता है, एक स्पेशल कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, एक दूसरा बताया कि स्पेशल किसी डिजीज के लिए ट्रीटमेंट, जैसे स्पेशल कंडीशन किसी को कैंसर हो गया हो तो ऑन्कोलॉजी का एक अलग हॉस्पिटल है, इम्यूनिटी का एक अलग हॉस्पिटल है। ठीक है, इस तरह से बताया गया। ऑनरशिप के आधार पे सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल। बेड कैपेसिटी के आधार पे लार्ज हॉस्पिटल, इसके बाद फिर मीडियम हॉस्पिटल, एक होता है स्मॉल साइज हॉस्पिटल। यहां तक का सभी को क्लियर हो तो आगे बढ़े। यहां तक क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, हम 3 तक पढ़ गए, बेड कैपेसिटी। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा देखते हैं। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया है। आप लोग अपने मन से देखिए, ये सारी चीजें आपको ऐसा नहीं कि दैनिक जीवन में आप अपने फिजिकल लाइफ में नहीं देखे हैं, सारा कुछ देखते हुए आ रहे हैं, जान रहे हैं। बस आपको लिखना कैसे है, बस यहाँ देख लीजिए, हेडिंग पे फोकस करिए, बस आप आराम से लिख के लिख सकते हैं। एग्जाम में मान लीजिए कोई पॉइंट नहीं आया, तब भी आप बना करके लिख सकते हैं, ऐसा सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा बात करते हैं सिस्टम ऑफ मेडिसिन। पहला था कि बेड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सॉरी, चौथा क्या है? बेड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा प्रणाली के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे, ऑनरशिप के आधार पे, बेड कैपेसिटी के आधार पे। 3 हो गया। चिकित्सा प्रणाली के आधार पे, मेडिसिन के आधार पे, जैसे मेडिसिन कई तरह के आते हैं, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी आता, होम्योपैथिक आता है। तो इस आधार पे भी तो हॉस्पिटल होंगे। जी हाँ, बिल्कुल है। आइए देखते हैं। सबसे पहले एलोपैथिक हॉस्पिटल। ठीक है, सबसे पहले एलोपैथिक हॉस्पिटल। दिस हॉस्पिटल फॉलो एलोपैथिक या मॉडर्न मेडिकल साइंस। ये जो हॉस्पिटल होता है, फॉलो करता है एलोपैथिक। एलोपैथिक जो दवाइयाँ आप नॉर्मल लेते हैं, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस को फॉलो करता है, आधुनिक जो मेडिकल साइंस है उनको। जैसे केजीएमयू लखनऊ हो गया, एम्स हो गया, लखनऊ का जो पीजीआई है। ठीक है, बहुत सारे और हॉस्पिटल्स हैं जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के खिलाफ, मतलब मॉडर्न मेडिकल साइंस, आधुनिक जो मेडिकल साइंस है, उसमें एलोपैथिक दवा को फॉलो करते हैं। एलोपैथिक अस्पताल, ये अस्पताल एलोपैथिक या आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पालन करते हैं। केजीएमयू लखनऊ, एम्स, एसजी पीजीआई लखनऊ आदि। ठीक है, तो एलोपैथिक मेडिसिन हॉस्पिटल्स हो गया, जिसको आपको पता होगा वेरी अच्छे तरीके से। सर, क्या टॉप 20 बुक में टॉप 50 शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ऑब्जेक्टिव भी है? नहीं दीपक जी, टॉप 20 में सिर्फ टॉप 20 है। टॉप 20 में सिर्फ टॉप 20 है, टॉप 50 का अलग है, जो जिसको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभिनव जी कह रहे हैं स्मॉल साइज हॉस्पिटल 100 बेड, अप टू 100 बेड करिए। 100 बेड डायरेक्ट मत कहिए, अप टू 100 बेड कह दीजिए। मीडियम साइज हॉस्पिटल 200 बेड, लार्ज साइज हॉस्पिटल मोर देन 300 बेड। ठीक है, तो हाँ, अप टू कर दीजिएगा पहला वाला, बाकी सही है। चलिए,
बहुत अच्छा सिमरन, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक, बहुत अच्छा। तो एलोपैथिक हॉस्पिटल, जैसे कि आप जान पाए, जहां पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस को फॉलो करते हैं, ठीक है, जो एलोपैथिक अस्पताल होते हैं, ओके, जैसे आपका केजीएमयू लखनऊ, एम्स वगैरह हो गया। दूसरा हो गया आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल प्रोवाइड करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और आयुर्वेदा को, ठीक है। ये हॉस्पिटल जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं। आईएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू, सर सुंदरलाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, सर सुंदरलाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, और सर सुंदरलाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल शायद ये भी बनारस में है, बीएचयू का ही डिपार्टमेंट है शायद। सर सुंदरलाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, आईएमएस बीएचयू, यहाँ पे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स होते हैं, आयुर्वेदिक चीजों को फॉलो किया जाता है। ये अस्पताल आयुर्वेदिक इलाज देते हैं और आयुर्वेद का पालन करते हैं। आईएमएस बीएचयू, सर सुंदरलाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आदि, ठीक है। चलिए, तो ये आप देख पाए मेडिसिन के आधार पे, चिकित्सा प्रणाली के आधार पे, पहला एलोपैथिक, दूसरा आयुर्वेदिक, याद हो गया। अब बताइए तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है आपके हिसाब से? आयुर्वेदिक बता दिए, एलोपैथिक बता दिए, तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा क्या हो सकता है? होम्योपैथिक, यूनानी, तीसरा हो गया होम्योपैथिक, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तीसरा है होम्योपैथिक हॉस्पिटल, ठीक है, होम्योपैथी हॉस्पिटल। दीज हॉस्पिटल प्रोवाइड होम्योपैथी ट्रीटमेंट एंड फॉलो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वही चीजें हैं, एक आपका एलोपैथिक, एक आयुर्वेदिक और एक होम्योपैथिक। ये हॉस्पिटल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराता है और होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को फॉलो करता है। जैसे एग्जाम्पल में नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ, ठीक है, नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ। यार सारे हॉस्पिटल मैक्सिमम लखनऊ में ही है, बड़े बड़े, अच्छी बात है यार। होम्योपैथी हॉस्पिटल, ये अस्पताल होम्योपैथिक इलाज प्रदान करते हैं और होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली का पालन करते हैं, जैसे नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल लखनऊ, ओके। तो होम्योपैथिक हो गया। चलिए, तो आप एलोपैथिक देखिए, आयुर्वेदिक देखिए, होम्योपैथिक देखिए। नेक्स्ट क्या होगा? यूनानी, बहुत अच्छा है, यूनानी, यूनानी हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्या है? यूनानी हॉस्पिटल। दीज हॉस्पिटल प्रोवाइड यूनानी ट्रीटमेंट और फॉलो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है, एकदम आसान तरीके से आप देखिए कि यह हॉस्पिटल यूनानी उपचार को फॉलो, यूनानी उपचार कराती है और यूनानी सिस्टम मेडिसिन को फॉलो करती है। देवबंद यूनानी मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, चलिए कम से कम प्रयागराज का भी नाम आया। ये अस्पताल यूनानी इलाज प्रदान करते हैं और यूनानी चिकित्सा प्रणाली का पालन करते हैं, जैसे देवबंद यूनानी मेडिकल कॉलेज, सरकारी यूनानी यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज। सर हम आयुर्वेदा में जॉब नहीं कर सकते क्या? स्नेहा जी कहें सर हम आयुर्वेदा में जॉब नहीं कर सकते क्या? जनरली आप डी फार्मा जो कर रहे हैं ना, ये दो तरह से होता है। ये जो आप बैचलर ऑफ फार्मेसी डिप्लोमा करते हैं, ये आयुर्वेदिक से भी होता है और एलोपैथिक से भी होता है। आप जो अभी इस समय कर रहे हैं ये एलोपैथिक से कर रहे हैं। जो बच्चे डिप्लोमा इन फार्मेसी आयुर्वेदा से करते हैं वो बहुत अच्छे से जॉब कर सकते हैं। तो आप जो कर रहे हैं एलोपैथिक से कर रहे हैं, इसलिए आप शायद जॉब नहीं कर पाएंगे, आयुर्वेदिक वाले कर पाएंगे। अगर आप, इसका वैकेंसी सच में बहुत अच्छा स्कोप है। अब मतलब एक लोग हमसे और कहे थे कि सर हमको एडमिशन कराना है लेकिन आयुर्वेदिक में कराना है। अभी रिसेंटली में तो एक हफ्ता पहले एक स्टूडेंट था जिसने कहा कि सर हमको डिप्लोमा इन फार्मेसी करना है, हमको कोई ऐसा कॉलेज बताइए जहाँ पे आयुर्वेदिक से होता है, क्योंकि इसके स्कोप अच्छे हैं। हम कहे अच्छी बात है, इसको लोग कम करते हैं, लेकिन जो लोग आयुर्वेदिक से करते हैं उनमें यहाँ पे जॉब लग जाता है। एलोपैथिक वाले तो आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ओके। आईएमएस, सना खान का आईएमएस का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, आईएमएस होता है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। आईएमएस का जो फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, ठीक है। चलिए, तो यूनानी हॉस्पिटल हो गया। तो ये चारों आपको ध्यान रखना है मेडिसिन, चिकित्सा प्रणाली के आधार पे। पहला एलोपैथिक हॉस्पिटल, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। दूसरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, इसका भी एग्जाम्पल, और होम्योपैथिक हॉस्पिटल और यूनानी हॉस्पिटल। क्या यहां तक का क्लियर हो गया? यहां तक का क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। बताइए, यहां तक का क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। सभी लोग कमेंट में थंब बनाया करिए जो आप पढ़े हुए हैं। क्या लग रहा है कि हम एक बार सत्रहवीं निगाह से देखेंगे तो याद हो जाएगा? चलिए, यहाँ पे हम हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन 3 देख चुके हैं, एक उद्देश्य के आधार पे, एक ऑनरशिप के आधार पे, एक बेड कैपेसिटी के आधार पे, और एक मेडिसिन सिस्टम के आधार पे, ठीक है। यहां तक का क्लियर हो गया? चलिए, बहुत अच्छा, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अब आता है क्वेश्चन में जो पूछा था कि फार्मासिस्ट का रोल क्या है। तो देखिए, पहले
हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं क्या, इसको बता दीजिए। उसके बाद फिर हम आएंगे प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताते हैं, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बता सकते हैं, या तो पहले बताइए कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता क्या है। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज ए लाइसेंस हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है, जिनके पास एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, उनके पास लाइसेंस होता है, ये नहीं कोई भी बन सकता है, ठीक है। जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं वो एक लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन, ठीक है। जो एक जिम्मेदारी लेते हैं, जो अवश्य रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि दवाओं का कैसे इस्तेमाल करना है सुरक्षित तरीके से और प्रभावशीलता तरीके से प्रयोग हो सके विद इन ए हॉस्पिटल के अंदर, या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटी, जो भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, वहां पे दवाई का सही इस्तेमाल हो सके, सही दवा का यूज हो सके, दवाओं का रख रखाव, ये सारा रिस्पॉन्सिबल कौन करता है, एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट करता है, जिसके पास एक लाइसेंस होता है, रजिस्टर्ड लाइसेंस होता है, ठीक है। एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एक लाइसेंस प्राप्त हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है, जो अस्पताल या हेल्थ केयर सुविधा के अंदर दवाओं के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे वर्क एज पार्ट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी मेडिकल टीम टू ऑप्टिमाइज पेशेंट आउटकम्स थ्रू प्रॉपर ड्रग थेरेपी मैनेजमेंट, ठीक है। सर आईएमएस एलोपैथ या आयुर्वेदा है सर, करंट आईएमएस एलोपैथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीएचयू, ये शायद ये एलोपैथिक है, लेकिन यहाँ पे हम देखें बीएचयू में आयुर्वेदा भी होता है, ठीक है। चलिए इसको क्लियर करके बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, पहले इसको फिलहाल इसको देखते हैं कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता क्या है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एक लाइसेंस प्राप्त हेल्थ केयर, देखिए अगर आपको आयुर्वेदिक और एलोपैथिक में मतलब डिफरेंस चाहिए या कॉलेजेस के नाम चाहिए तो नेट पे सर्च करिएगा, वो सारे आ जाएंगे, सारा लिस्ट आ जाएगा, आप आगे खाली लिस्ट डाल दीजिएगा या .pdf डाल दीजिएगा, पूरा लिस्ट आ जाएगा, जिससे आप देख के समझ सकते हैं कौन सा कॉलेज है यूपी में या फिर अदर स्टेट में जो आयुर्वेदिक है कराता है और जो एलोपैथिक कराता है। चलिए, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एक लाइसेंस प्राप्त हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है, जो अस्पताल या हेल्थ केयर सुविधा के अंदर दवाओं के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। वे उचित दवा थेरेपी प्रबंधन के माध्यम से मरीजों को बेहतर नतीजों के लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी मेडिकल टीम के हिस्सों के रूप में काम करता है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब और डॉक्टर के साथ मिलके, नर्सेस के साथ मिलके और जो मेडिकल स्टाफ है उनके साथ मिलकर के बहुत अच्छे तरीके से दवाओं का रख रखाव, दवाई देना, प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना, सारा देखभाल करता है एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ठीक है। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होते हैं, इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन डी फार्मा होता है, उसके बाद फिर एक पीसीआई में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इतना क्लियर हो गया। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हॉस्पिटल में, इसको देखते हैं। चलिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, देखिए अब पहली बात तो आप यहाँ जो लिखा है इसको साइड में करिए, अपने मन से सोचिए, जो लिखा रहेगा अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप, पहले आप अपने मन से सोचिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग फ्यूचर में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनेंगे, सॉरी हॉस्पिटल में एक फार्मासिस्ट बनेंगे, क्या पता कुछ लोग हॉस्पिटल में ही जॉब करें, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, उनकी जिम्मेदारियां क्या है। अगर आमतौर पर बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग अपना एक एक पॉइंट बताएंगे जिससे लोग याद कर सकें, ठीक है, बाकी हम पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट आप क्या बताएंगे कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, यहाँ पे बिना पढ़े थोड़ा सा आप अपने मन से सोच के बताइएगा कि क्या पॉइंट हो सकता है, 5-6 पॉइंट बताना है, क्या पॉइंट हो सकता है, एक एक पॉइंट बताइएगा। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। यार आयुर्वेदिक एलोपैथिक पे ही आप लोग अटक गए, चलिए इसको हम अलग से बता देंगे आयुर्वेदिक एलोपैथिक वाला, ठीक है, वो अच्छा टॉपिक आपका है आयुर्वेदिक एलोपैथिक, लेकिन उसको हम अलग से बता देंगे, ठीक है। हाँ देखिए, बहुत अच्छी बात है, पेशेंट को नॉलेज देना और मेडिसिन को रिव्यू करना, पेशेंट काउंसलिंग करना, रिकॉर्ड को जारी रखना, रिकॉर्ड करना, बहुत अच्छा, फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए बेसिक चीजें आप लोग को पता है, ठीक है, तो जो आप लोग बोल रहे हैं ना उसी को बस ऐसे लिखते चले जाना है, बाकी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड रिव्यू एग्जीक्यूट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन, जो अभी इन्होंने बताया कि फिजिशियन के, जो फिजिशियन मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, एमबीबीएस एमडी जो डॉक्टर होते हैं, उनके प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना, उनको पढ़ना और उनके प्रिस्क्रिप्शन को जो पेशेंट होते हैं उनको अप्लाई कराना, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन में दवा देना ही नहीं है, अब काउंसलिंग बहुत बड़ा प्रोसेस हो गया है कि क्या पेशेंट उस प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन को फॉलो कर रहा है, उस डोज को फॉलो कर रहा है, उस ड्यूरेशन को फॉलो कर रहा है। ये फार्मासिस्ट का काम है कि किस तरह से वो प्रिस्क्रिप्शन को अप्लाई करा सके पेशेंट को,
ठीक है। एजुकेट अदर हेल्थ स्टाफ अबाउट रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, जो अदर हेल्थ स्टाफ है उनको मतलब बताया जाए कि दवाओं का सही इस्तेमाल कैसे हो, क्योंकि फार्मासिस्ट ड्रग एक्सपर्ट होता है। ठीक है, उन्हें एक प्रायोरिटी दिया गया, आप इतना पढ़ाई लिखाई किए आप ड्रग एक्सपर्ट है, तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जांच करनी चाहिए, उन्हें लागू करना चाहिए। दूसरे हेल्थ स्टाफ को दवाइयों के सही इस्तेमाल के बारे में बताएं, ये भी इनका रोल होता है। इंप्लीमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग ड्रग, दवाओं से जुड़ी कुछ नीतियां हैं, ठीक है, कौन सी दवा को किस शेड्यूल में रखा गया है, उसका क्या स्टोरेज कंडीशन है, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से लागू करता है ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपेट इन रिसर्च, बहुत सारे रिसर्च चलते हैं तो उसमें भी हिस्सा लेना चाहिए किसको, फार्मासिस्ट का। जो भी रिसर्च चलते हैं, कोई क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, दवा कुछ मार्केट में लॉन्च होने वाली है, उसके कुछ रिसर्च चल रहे हैं, तो उसमें भी पार्टिसिपेट कौन करते हैं, फार्मासिस्ट करते हैं। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, वही बोलते हैं, वही बात आपको बता रहे थे, क्लिनिकल ट्रायल की योजना बनाना और उन्हें लागू करना। क्लिनिकल ट्रायल एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे दवा मार्केट से आने से पहले का प्रोसेस होता है। ठीक है, मार्केट से आने का पहले का प्रोसेस होता है जहां पे दवाओं को तैयार किया जाता है, उसकी टेस्टिंग की जाती है। ओके, तो उसके पूरी तरीके से प्लानिंग करना, उसको लागू करना, ये भी फार्मासिस्ट का काम होता है। ओके, मेंटेन मेडिकल रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड होते हैं, खासकर जो शेड्यूल एक्स के ड्रग हैं, एच के ड्रग है, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना, और हॉस्पिटल में बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं, उनको मेंटेन करना भी काम किसका है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को है, चाहे वो ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन करे चाहे ऑफलाइन करें। ठीक है सर, अब बुक ऑर्डर करूँ या ना करूँ, क्योंकि मैं लखीमपुर में रहता हूँ, तो क्या टाइम पर आ जाएगी? जब भी आप ऑर्डर करेंगे उसके 6 से 7 दिन में आप बुक पहुंच जाएगा, 6 से 7 दिन में बुक पहुंच जाएगा। मॉनिटर्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड रिपोर्ट देम एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अब बुक से रिलेटेड आप टेक्निकल टीम से बात करिए, वो ज्यादा क्लियर बता पाएंगे आपको। एडवर्स ड्रग रिएक्शन की निगरानी रखना, सबसे बड़ा फैक्टर यही है, एडीआर। आज पहले के लोगों को साइड इफेक्ट होता था, अब एडीआर होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मतलब कि एक अनचाहा इफेक्ट बॉडी में दिखना। ठीक है, दवा खाए पता चला कि उनको सूजन होने लगा, वोमिटिंग इतना हो रहा है, ब्लड आने लगा, बहुत सारे इफेक्ट दिखते हैं बॉडी में, उसको बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो उसकी निगरानी रखना भी फार्मासिस्ट का काम है, और तुरंत रिपोर्ट देना अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है अथॉरिटी को। ठीक है, दवाओं के बुरे असर जिसको एडीआर कहते हैं पर नजर रखें, और उनकी रिपोर्ट सही अथॉरिटी को दे, ये भी फार्मासिस्ट का काम है। ठीक है, चलिए, तो क्या इतने पॉइंट्स हैं? अब क्या आप बना करके लिख ले जाएंगे? ये सारे क्वेश्चन जो आपको बताएं, 3 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया। अब उम्मीद करते हैं तीनों क्वेश्चन आपको कम से कम 60 से 70%, 60 से 70% तो याद हो ही गया होगा, 60 से 60% तो आपको लर्न हो ही गया होगा। नहीं लर्न अगर हुआ है तो आपको होमवर्क है कि आप इसको कम से कम, कल संडे है, कल क्लास नहीं चलेगा, इसको 3 क्वेश्चन आप याद कर लेंगे। टॉप 20 का 3 क्वेश्चन अपने आप में मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज देखा जाए या कल देखा जाए? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, किसी ने कहा 95% पे याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें हम और अच्छे से बात करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा वो होगा, एक्सप्लेन द फंक्शन, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रक्चर ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम कल देखेंगे कि ये इन्फेक्शन आईसीसी जिसको कहते हैं, आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं, इन्फेक्शन इन कंट्रोल कमेटी, ये वाला आईसीसी, इसके बारे में देखेंगे कल के क्लास में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन चौथा भी हो जाएगा, इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से कल की क्लास, सोचे थे आज भी पढ़ा दें, लेकिन हमें लगता है 1 घंटा से ऊपर क्लास हो जाएगा, और भी क्लासेस है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मिथिलेश सर की भी क्लास हो जाएगी, तो एक बार इसको याद करके आइएगा, और कल तो संडे है, परसों हम इसको रिवाइज करा देंगे जो आपका चौथा वाला है। उम्मीद मान के चलिए कि हम जल्दी खत्म कर देंगे आपके ये हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी को, और बहुत इंटरेस्टिंग जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो भी है। ठीक है, चलिए, कोई डाउट है तो आदिश्री.official उदित फार्मासिस्ट आईडी है। तीनों क्वेश्चन आपको कल याद होना चाहिए सभी को, तो मंडे से आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर चौथा, उसको याद करेंगे। ठीक है, अभी ये गुड नाइट नहीं है, अभी गुड मॉर्निंग ही चल रहा है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड डे। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।